हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल BLF एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ किसी कारण की वजह से, लेकिन अब आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह वीडियो डेली डला करेंगी। तो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यानी कि त्रिकोणमितीय सारणी। त्रिकोणमितीय सारणी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 10th और 12th त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टेबल है। इसमें से हम देख करके वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चंस में और फिर उनको सोल्व करते हैं। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं 10th बोर्ड में भी 4 से 5 क्वेश्चन लग जाते हैं, जो कि अगर हमारे जो वैल्यू याद नहीं रही जैसे हमें साइन 30 की वैल्यू याद नहीं है या कोस 45 की वैल्यू याद नहीं है, तो वे हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, यानी कि हमें वैल्यू याद करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर मैं जिस तरीके से आज आपको त्रिकोणमितीय सारणी सिखाऊंगा, अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो आपको कभी भी रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और आप कभी भी जब भी आप क्वेश्चंस करें या बोर्ड में, तो आप कॉपी के लास्ट वाले पेज पर कच्ची पेंसिल से रफली इसको बना लें वहाँ पर जाकर, और जो सी भी वैल्यू की आपको ज़रूरत पड़े आप उस वैल्यू को वहाँ से देखकर पुट कर सकते हैं, यानी रख सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो आपको बिल्कुल भी रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो मान होते हैं, जो वैल्यू होती हैं, वो लगभग काफ़ी सारी जो सेम होती हैं, जिसकी वजह से एग्ज़ाम के अंदर कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये वैल्यू किस चीज़ की है, ये वैल्यू किस चीज़ की है। तो आज हमें यहाँ पर सीखना है कि हम किस तरह से जो त्रिकोणमितीय सारणी है उसको बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें त्रिकोणमिति का थोड़ा बेसिक समझ लेना चाहिए। त्रिकोणमिति जो होती है वो असल में 3 कोणों से बनी जो आकृति है उसके माप के लिए ज़्यादातर यूज की जाती है। और इसके जो डिटेल है, जो बेसिक चीज़ें हैं, हम डिटेल से जब हम चैप्टर शुरू करेंगे 10th का, तब हम उसे डिटेल से समझेंगे। फिलहाल आप ये इतना समझ लीजिए कि 3 कोणों से मिलकर जो आकृति बनती है, यानी त्रिभुज, त्रिभुज की लंबाई, त्रिभुज की माप, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उन सभी को यूज करने के लिए, उन सभी को ज्ञात करने के लिए हम जो है त्रिकोणमिति का जो सहारा लेते हैं या त्रिकोणमिति का यूज करते हैं उस चीज़ में। तो शुरू करते हैं। उसमें एक फॉर्मूला हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का बोल देते हैं, जिसे हम LAL बटे KKA, लाल बटे कक्का। तो यहाँ पर एल के ऊपर यहाँ पर ध्यान रखना कि साइन लिखते हैं हम, यहाँ कोस लिखते हैं। ये बस ऐसे ही याद करने के लिए एक फॉर्मूला है, बाकी ये ऐसे कोई बुक के अंदर नहीं मिलेगा आपको। बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि इससे आप वैल्यू याद कर सकते हैं। साइन कोस 10 है, और यहाँ पर कोसेक हो जाएगा इस वाले केक पर, और ये सेक हो जाएगा, और यहाँ पर कोट हो जाएगा। तो अगर मुझे लंबटे कर्ण के अकॉर्डिंग या आधार बटे कर्ण के अकॉर्डिंग, ये तो आपको पता ही होगा, जैसे मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है, यहाँ पर ये त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज के लिए यूज होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है हमें। समकोण त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर कम से कम एक एंगल यानी एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि 90 डिग्री का हो, जो कि यहाँ पर ये है। तो मैंने अगर कह दिया कि ये A, ये B, ये C है, तो इसके अंदर ये चीज़ लंब होगी, ये चीज़ आधार होगी, और कोण के सामने वाली भुजा जो वो कर्ण होगी, यानी कि त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। आधार और लंब आपस में बदल सकते हैं कोण के अकॉर्डिंग, वो हम तभी समझेंगे कैसे चेंज होंगे। फिलहाल हम ये समझ लीजिए कि ये लंब है, और ये आधार है, और ये हमारा कर्ण है। तो ये बात समझनी है। अगर मुझे साइन का फॉर्मूला लिखना हो तो मैं लिखूंगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन किसके ऊपर है, L के, तो L बटे K हो गया। कोस का आधार बटे कर्ण यानी A बटे K, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। और अगर tan का लिखना हो मुझे, तो tan का लिखूंगा लंब बटे आधार। तो इस टाइप से फॉर्मूला बन जाएंगे। और ऐसे अगर मुझे कोसेक का लिखना है तो क्या हो जाएगा कोसेक का, तो हमारे पास कोसेक हो जाएगा कोसेक के कर्ण पे, तो उल्टा हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण अपॉन लंब। और इसी तरह से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अगर मुझे लिखना हो सेक का, तो सेक का लिखूंगा मैं सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक है K पे, तो K बटे A यानी कि कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और ऐसे ही कोट का लिखूंगा अगर, तो कोट का हो जाएगा हमारे पास आधार बटे लंब। तो ये हमें ध्यान रखने हैं। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, जिसके ऊपर है वो ही उसका फॉर्मूला है। साइन का है तो लंब बटे कर्ण है, कोसेक का है तो कर्ण बटे लंब, कोस का है तो आधार बटे कर्ण, और सेक का है तो कर्ण बटे आधार। इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। और 1-2 फॉर्मूले हमें और याद रखने हैं कि अगर हमें साइन थीटा टेन थीटा का फॉर्मूला साइन कोस में खोलना हो, तो टेन का फॉर्मूला होता है साइन कोस में, टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। और इसी तरीके से कोट होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये हमें याद रख लेना है। टेन साइन बटे कोस होता है, और कोट साइन कोस बटे साइन होता है। एक बात और समझ लीजिए, अगर हम विपरीत
फॉर्मूले समझें तो ये होता है साइन थीटा को बोल देते हैं हम, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बटे कोसेक। यानी कि अगर मुझे साइन का फॉर्मूला लिखना है तो उसके नीचे वाला ही 1 के बटे में रख दीजिए। साइन का लिखना है तो कोसेक, अगर कोसेक का लिखना होता तो क्या लिख देते हैं हम, कोसेक का 1 बटे साइन। देखो एक दूसरे के उल्टे लिख देंगे हम, कोसेक 1 बटे साइन और साइन 1 बटे कोसेक। इसी तरह से कोस क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस थीटा हो जाएगा हमारे पास 1 बटे सेक, और इसी तरीके से सेक क्या हो जाएगा 1 बटे कोस, ये हो जाएगा हमारे पास 1 बटे कोस थीटा। ऐसे ही टेन क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बटे कोट, और कोट क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बटे टेन। तो ये बात भी हमें समझ लेनी है। चलिए अब शुरू करते हैं सारणी के, हम कैसे सारणी कैसे बनाते हैं। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जब हम त्रिकोणमिति शुरू करेंगे तब भी हम इन फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद ही हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम, मैं थोड़ा सा इसे इधर रख लूँ, बाद में कर लेंगे उसे हम आगे पीछे। सबसे पहले हम देखो, मैंने यहाँ पे एक खाना समझाने के लिए छोड़ दिया है। हम यहाँ से सारणी तो यहाँ से स्टार्ट होगी। ये थीटा, थीटा हम थीटा बोल देते हैं कोण को। जैसे मान लो मेरे पास ये मुझसे कोई पूछे कि बताओ इसके बीच में कितना कोण है, यानी कि ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, इसके बीच में कितना कोण है, तो मैं कह दूंगा 90 डिग्री। मुझसे अब कोई ये पूछे कि बताओ इसके बीच में कितना कोण है, तो मैं बिना नापे, बिना चांदे की सहायता से नाप कर इसे नहीं बता सकता। तो बिना नापे मैं इसे नहीं बता सकता। तो मैं जब तक मुझे इसका पता नहीं है, इसके कोण का, तो मैं कहूँगा कि ये कोण थीटा है। जैसे हम कहते हैं हमें कोई वैल्यू पता नहीं होती मैथ के अंदर, तो हम कहते हैं कि वो वैल्यू एक्स है। कब तक कहते हैं, जब तक कि वो वैल्यू हमें पता नहीं लग जाती। तो इसी तरीके से थीटा क्या है, कोण है। तो कोण सबसे पहले हम 0 डिग्री, ये 0 डिग्री कोण है। डिग्री यानी कोण को हम मापते हैं डिग्री में, ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री को हम रेडियन में बोल सकते हैं, रेडियन में π/6 रेडियन में बोल सकते हैं हम 30 डिग्री को π/6। कैसे बोलते हैं एक बार समझ लीजिए। जैसे हमारे पास है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को लिख दिया मैंने π/6। इसका मतलब क्या है, पाई का मान होता है 180 डिग्री। डिग्री में देखें तो 180 डिग्री और नीचे 6, तो 6 से हम डिवाइड करेंगे, 6 या 18, यानी इतना ये 30 लिख रहा है। तो आप ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको कि 30 डिग्री को रेडियन में हम π/6 लिख देते हैं। इसका मतलब हम 30 डिग्री की जगह हम π/6 भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम 45 डिग्री की जगह यानी 45 डिग्री की जगह हम π/4 यूज़ कर सकते हैं। यानी कि देखो जैसे हमारे पास है 45 डिग्री, तो मैं इसे π/4 लिख रहा हूँ, यानी कि पाई का मान कितना 180। ये तो फिक्स मान याद रखना है हमें। पाई का मान जो है 180 डिग्री होता है डिग्री में। और अगर हम फिजिक्स में देखें तो इसका मान 3.14 होता है, यानी कि 22/7 भी लिख लेते हैं हम। तो ये पाई का मान 180/4, 4 से हम काटेंगे, 4 चौक 16, 2 बचेंगे, 20 हो जाएंगे, 4 पंजे 20, यानी कितना है, 45 डिग्री ही आ गया। तो बात आपको हमें समझ लेनी है बहुत ध्यान से। इसी तरह से हम 60 को लिख सकते हैं π/3, यानी कि 180/3, यानी 3 6 18 60 लिख रहा है। और 90 को लिख सकते हैं हम π/2, यानी 180/2, यानी 2 से 2 में 18, 90 बार कट जाएगा वो। तो फिलहाल ये हमने इतना बात समझी। अब समझेंगे हम सारणी को बहुत ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर जो है 0 से लेकर 0 1 2 3 4, ये हमने नंबर दे दिए हमने 0 से 4 तक। तो एक बार फिर समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल बात है कि सबसे हम 0 से 1 2 3 4 तक नंबर लिख देंगे, और उसके बाद हम सबको डिवाइड कर देंगे 4 से। सब इसके बटे में 4/4/4/4/4/4। ये बात समझो आप। सबसे पहले हमने 1 2 3 4 तक लिख दिया नंबर, फिर 4 से डिवाइड कर दिया। अभी हमने कोण नहीं लिखे हैं, अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि हम कैसे बनाएंगे। स्टार्ट यहाँ से होगी, हमारी सारणी बननी साइन से, इस लाइन से हमारी बननी शुरू होगी। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए। सबसे पहले 0/4 का मतलब क्या होता है, 0। ऐसे 1/4 का मतलब 1/4 ही रहेगा। 2/4 का मतलब 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2 1 से 2 और 2 2 से 4। हमारे पास बचा 1/2। ऐसे यहाँ नहीं कट रहा तो 3/4 ही रहेगा। ये 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, यानी 1 आ गया। एक बार फिर समझ लिया हमने। देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बाकी तो सारा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर दोबारा सबसे पहले हम 0 से 1 2 3 4 तक लिख देंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, जो कटेगा काट लेंगे। उसके बाद इनमें सब पे रूट चढ़ा देंगे हम। एक तरीका बता रहा हूँ सिर्फ मैं, वरना रटते रह जाओगे अगर आप समझ नहीं पाओगे तो 0 का रूट कितना होता है, ऐसे ही फिर 1/4 पर चढ़ा दीजिए, 1/4 के ऊपर रूट। ऐसे यहाँ पर 1/2 के ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, 3/4 के ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, और यहाँ पर 1 के ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। सबसे पहले देखो 3 काम किए हमने इसमें। 0 से 1 2 3 4 तक लिखा सबसे पहले हमने, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर दिया, जो कट रहा था जो डिवाइड हो रहा था उसे काट दिया हमने, उसके बाद सब पे रूट चढ़ा दिए। अब 0 का रूट 0 ही रहेगा। 1/4, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। वर्गमूल तो आप जानते होंगे, यानी जिसके वर्ग से वो बना है। 2 के वर्ग से बना है, इसका मतलब 4 का वर्गमूल 2 है। 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, और 2 का वर्गमूल कोई होता नहीं है, तो इसलिए हम इसे रूट में रख देंगे, √2।
वर्गमूल रूट्स के अंदर से वही बाहर निकलेगा जिसका वर्गमूल होता है। जैसे 3 का वर्गमूल नहीं होता, 3 तो रूट के अंदर ही रहेगा, और 4 हो जाएगा 2, यानी 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, यानी रूट से बाहर आ जाएगा ये। अंडर रूट 1 यानी कि 1 ही है ये बात समझ लीजिए। फिर दोबारा सबसे पहले हमने 0 से 1 2 3 4 तक लिखा, 4 से डिवाइड कर दिया सभी को, उसके बाद रूट चढ़ा दिया, जिसका वर्गमूल था उसे निकाल दिया बाहर रूट से, और जिसका वर्गमूल नहीं था उसे रूट के अंदर ही रहने दिया। तो 0 इसका कोई वर्गमूल नहीं होता, 1 का कोई वर्गमूल नहीं होता, एक ही होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, बाहर निकल गया रूट से, 1 का वर्गमूल 1 ही, 2 का वर्गमूल कोई नहीं होता था, रूट के अंदर ही रहा, 3 का वर्गमूल कोई नहीं होता, रूट के अंदर ही रहा, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और रूट 1 ही रहा। अब यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे, इधर से उल्टा करके लिख दो, 1 आ गया, रूट 3/2 आ गया, और यहाँ से 1/√2 आ गया, और ये 1/2 आ गया, और यहाँ पर 0 आ गई। देखो फिर सिंपल बात है, उधर से लिखते आ जाओ, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब बात आई टेन पे, टेन थीटा क्या होता है, मैंने बताया था आपको, टेन थीटा होता है साइन बटे कोस, यानी कि साइन को ऊपर और कोस की वैल्यू नीचे रखते चली जाइए। जब मैं साइन के ऊपर और कोस के नीचे रखूँगा तो 0/1 हो जाएगा ये। देखो यहाँ पर साइन बटे कोस है ना, तो 0/1, 0/1 का मतलब क्या है 0, 0 किसी के ऊपर आती है तो 0 ही रहती है, और बटे में आ जाती है तो इन्फिनेटिव बन जाता है, तो ये कितना रहेगा 0 ही रहेगा। 1/2 को ऊपर और √3/2 को नीचे रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/√3, यानी कि 1/2 और बटे में √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/, यहाँ पर देखो मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर ये दिख नहीं रहा था, 1/2 और बटे में √3/2 रखा था, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3 रहा, तो कितना बचा हमारे पास 1/√3। ऐसे यहाँ पर 1/√2 और बटे में 1/√2 रखूँगा मैं, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 बचेगा जो कि 1 ही रहेगा। यहाँ पर √3/2 बटे में 1/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 यानी √3 ही रहेगा। और यहाँ पर 1/0, 1/0 का मतलब क्या है कि बटे में 0 आ गई, तो इसका मतलब क्या बन गया इन्फिनेटिव। एक बार फिर समझ लीजिए, हमने सबसे पहले ये लिख दिया हमने, उसके बाद उल्टे लिख दिए, और इसके बाद हमने साइन बटे कोस कर दिया, साइन की वैल्यू ऊपर और कोस की वैल्यू नीचे रख के 0/1 0 रहा, 1/2 बटे √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 रहा, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1/1 1 ही रहा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/1 ही रहा, 1/0 इन्फिनेटिव हो गया। अब इसे उल्टा कर दीजिए, इन्फिनेटिव √3 1 1/√3 और उधर से 0। देखो मैंने क्या किया, इन्फिनेटिव इधर रखा, फिर √3, फिर 1, फिर √1/√3, फिर 0। अब आ जाए कोस पे, कोसेक पे, तो कोसेक क्या होता, देखो कोसेक क्या होता है 1/sin, कोसेक होता है 1/sin, यानी कि 1 के बटे में साइन की वैल्यू रखते चले जाओ। जब मैं साइन की वैल्यू रखूँगा 1 के बटे में, सबसे पहले ये वाली रखूँगा, तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव, तो ये तो आ गया हमारे पास इन्फिनेटिव। उसके बाद 1 के बटे में रखूँगा 1/2 को, 1 के बटे में 1/2, तो 2 तीसरे नंबर के ऊपर पहुँच जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा ये। 1/√2 रखूँगा तो 1/1/√2, √2 यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये हमारे पास √2 आ जाएगा। यहाँ रखूँगा 2 पर पहुँच जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ रखूँगा 1/1, तो 1 ही रहेगा। तो अब इसे उल्टा करके लिख दीजिए, 1 को लिखो पहले, फिर 2/√3 को, उसके बाद √2 को, उसके बाद 2 को, और उसके बाद इन्फिनेटिव को। तो ये देखो बहुत सिंपल सारणी थी, बस यहाँ पे समझना था हमें। ये सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख दिया, उसके बाद 4 से डिवाइड कर दिया, जो कट रहा था काट दिया, सब पे रूट चला दिया। 0 का वर्गमूल 0 ही होता है 1/4, यानी 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 1/1 का वर्गमूल 1, और 2 का √2 ही रहा, क्योंकि √2 का कोई वर्गमूल नहीं होता, पॉइंटों में होता। √3 का कोई वर्गमूल होता तो रूट अंदर के रहा, जिसका वर्गमूल होता है उसे हमने बाहर निकाल दिया। बाकी फिर इधर से लिखते चले, हमने 3 वैल्यू ऐसे लिखी हैं, 1 लिख दिया, √3/2 लिख दिया, 1/√2, फिर ये। उसके बाद टेन के लिए साइन बटे कोस कर दे, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है साइन बटे कोस, साइन की वैल्यू ऊपर, कोस की वैल्यू नीचे। 1/0 यहाँ पर 0/1 0, 1/2 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, √2 से √2 कैंसिल, 1/1, 2 से 2 कैंसिल, √3/1, 1/0 इन्फिनेट होगा। फिर उल्टी लिख दी कोट के लिए, साइन कोस, टेन कोट और कोसेक सेक, इसकी लिखी तो इसकी उल्टी लिख दी, इसकी लिखी तो इसकी उल्टी लिख दी, इसकी लिखी तो इसकी उल्टी लिख दी। इन्फिनेटिव √3 1 1/√3 0। ऐसे यहाँ पर कोसेक के लिए 1/sin होता है इसका फॉर्मूला, कोसेक का 1/sin, तो 1 के बटे में साइन की वैल्यू, तो 1 के बटे में साइन की वैल्यू रखेंगे तो 1/0 यानी इन्फिनेटिव। 0 किसी के भी बटे में आ गया, किसी के भी बटे में, तो इन्फिनेटिव बन जाएगा, यानी अनंत बन जाएगा, यानी अपरिभाषित कहते हैं जिसे हम हिंदी में। 1/2 रखेंगे, तीसरे नंबर का ऊपर पहुँच जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 रखेंगे, √2 ऊपर पहुँच जाएगा, रखेंगे 1/√3/2, 2 पर पहुँच जाएगा, 1/1 1 ही रहेगा। फिर उल्टा करके लिख दिया 1 2/√3 √2 2 इन्फिनेटिव। तो देखो इतनी सिंपल थी ये। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।